हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल वी डिस्कस अबाउट एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल। ठीक है, आज हम नॉवेल के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। देयर वॉज अ टाइम व्हेन राइटिंग ऑफ नॉवेल वॉज supposed to be disgraceful on the part of novel genius men of letters. Even John Austen did not mention her name on the title page of her first novel, Sense and Sensibility. Instead of her name, there was mentioned by a lady. It was considered the ugly duckling of the literary family. देखिए ये क्या है। टुडे हाउएवर नॉवेल हैज़ कम इनटू इट्स ओन। द टाइम हैव सो चेंज्ड दैट द राइटिंग नॉवेल्स नाउ अप्रोच द डायमेंशंस ऑफ नेशनल इंडस्ट्री. Novel today constitutes by itself 2/3 of original literary production, and because it is only form through which a writer could expect to gain a large audience and also a forceful and flexible medium of expression. Okay. देखिए एक समय था जब किसी वास्तविक विद्वान व्यक्ति के लिए एक उपन्यास लिखना अपमानजनक माना जाता था. जैन ऑस्टिन एक बहुत ही अच्छी उपन्यासकार रही हैं. इन्होंने क्या करा, अपना नाम न डालकर प्रथम पृष्ठ पर लिखा था एक महिला द्वारा. ओके, इन्होंने अपने नॉवेल पर अपना नाम नहीं लिखा था, बल्कि इन्होंने एक ही लिखा था, एक महिला द्वारा. उपन्यास की साहित्यिक परिवार का कुरूप बच्चा समझा जाता था. आज उपन्यास क्या है, स्वयं में पूर्ण हो गया है. आज समय परिवर्तित हो गया कि उपन्यास लिखना राष्ट्रीय उद्योग के आयाम तक पहुंच गया है. अब उपन्यास संपूर्ण साहित्यिक उत्पादन का 2/3 भाग है, क्योंकि यही एकमात्र रूप है जिसके माध्यम से कोई लेखक बड़ी संख्या में पढ़ सकता है. इसके साथ ही अभिव्यक्ति का लचीला और शक्तिशाली साधन भी है. अब देखिए हम इसके स्ट्रक्चर ऑफ नॉवेल, इसके संरचना के बारे में बात करेंगे. ओके, इसमें हम वाई स्ट्रक्चर ऑफ अ नॉवेल वी मीन्स इट कॉन्स्टिट्यूट पार्ट ऑफ द फ्रेमवर्क of a novel over which its whole structure of a novel is erected. The constituent parts of certain elements that lend coherent form this fictional piece of art, the novel. These elements go hand in hand to give proper shape to it. Novel includes the following elements. In other words, they are the consistent parts of a novel. ठीक है, फर्स्ट है हमारा प्लॉट. हम आपको ये थोड़ा सा पिछली वीडियो में भी थोड़ा बता चुके हैं. ठीक है, आज हम इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, प्लॉट. The plot is given first importance in a novel. It is a supreme importance in the construction of novel. It is the raw material which furnishes a base for the structure of novel. In a tragedy, plot is called its soul. The story of a novel is a series of incidents and accidents happening to the characters of the novel. These incidents are closely linked with one another by the principle of cause and effect. There may be some novels free from the relationship between cause and effects. These are called novels of loose structure और loose plot. देखिए इसका जो है प्लॉट क्या है, कथानक. जन्म उपन्यास में प्लॉट को प्रथम महत्व दिया गया है. उपन्यास की संरचना में सबसे महत्वपूर्ण होता है कच्चा पदार्थ है जो उपन्यास के ढांचे के लिए बुनियाद उपलब्ध कराता है. जैसे ट्रेजेडी में प्लॉट को उसकी आत्मा कहा गया है. उपन्यास की कहानी घटनाओं दुर्घटनाओं की एक श्रृंखला होती है और उपन्यास के चरित्रों के साथ ही घटित भी होता है. ये घटनाएं क्या है, एक दूसरे से बहुत ही कनेक्टेड होती हैं. ऐसे में उपन्यास हो सकते हैं जिनका कॉज और इफेक्ट के मध्य कोई भी संबंध ना हो. ये उपन्यास ढीले प्लॉट वाले उपन्यास कहलाते हैं. इसमें क्या है, कारक और प्रभाव के संबंध द्वारा ये जुड़े हुए होते हैं. इसमें क्या होता है, कुछ उपन्यास ऐसे भी होते हैं जिनमें जो घटनाएं हैं क्रमबद्ध तरीके से जुड़ी हुई नहीं होती हैं, लेकिन जो क्रमबद्ध तरीके से जुड़ने वाली घटनाएं होती हैं वो उपन्यास की सुंदरता में वृद्धि करता है, यानी वो उपन्यास को एक बहुत ही अच्छा उपन्यास बनाता है. नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टराइजेशन. Another constant part essential for the structure of novel is characterization. The character is the person to whom the story of novel is related. The actions or events of the novel happen to the character. He is the doer of actions. Without characters,
no novel can be written. There may be single character in the novel or there may be more than one character. Characters may be male or female भी हो सकता है. As they are subordinate to plot, they may be good or bad. If a novel narrates the story of a good man, the principal character will be virtuous. If the story of the novel related to bigged man, the principal character will be bigged. They may be both types of characters, virtuous और bigged. देखिए क्या होता है इसमें, जो characters होते हैं उपन्यास में, वो जिसके बिना उपन्यास नहीं लिखा जा सकता. इसमें उपन्यास के कार्य घटना चरित्र के साथ ही घटित होती हैं. इसमें एक एक्शन करने वाला काम व्यक्ति होता है. ठीक है, उपन्यास में एक चरित्र भी हो सकता है, एक से अधिक कैरेक्टर भी हो सकता है. इसमें कैरेक्टर मेल और फीमेल दोनों भी हो सकते हैं, और क्योंकि वो प्लॉट के अधीन होते हैं, वो गुड या बैड भी हो सकते हैं. और ये जो उपन्यास की कहानी है वो किसी अच्छे पर्सन का भी वर्णन करती है या फिर किसी बुरे व्यक्ति का भी के बारे में बताती है. ओके, इसमें क्या है, ये कहानी अगर किसी दुष्ट व्यक्ति से संबंधित होगी तो व्यक्ति उसका कैरेक्टर कैसे दिखाया जाएगा, बुरा. अगर ये स्टोरी अच्छे कैरेक्टर से होगी तो उसका कैरेक्टर कैसे दिखाया जाएगा, अच्छा कैरेक्टर दिखाया जाएगा. यानी प्लॉट की योजना के अंतर्गत ही कैरेक्टर भी एक कठपुतली की तरह ही होता है. ओके, नेक्स्ट है हमारा डायलॉग्स, सेटिंग्स. Setting in the novel includes the surrounding in which the characters of the novel move and act. It also includes time periods such as historical and day and night, and the emotional setting. Setting helps in enhancing the desired effect in the mind of the reader. It forms the backgrounds. The characters live and act in the background. They become a part and parcel of the surroundings, and it lends a local color to their speech and dress, etc. देखिए इसमें जो सेटिंग होती है, सेटिंग के अंदर चारों ओर ये वातावरण आता है जिसमें उपन्यास के जो कैरेक्टर होते हैं वो चलते फिरते रहते हैं. एक समय ऐसा आता है कि जो हिस्ट्री, दिन रात, भावात्मक सेटिंग आदि इसमें पाठक के मस्तिष्क में ऐच्छिक प्रभाव उत्पन्न करने में सहायता मिलती है. ये पृष्ठभूमि को रूप या आकार देती है. इसमें कैरेक्टर क्या है, पृष्ठभूमि की तरह ही चलते रहते हैं. ये वातावरण का एक अंग बन जाते हैं और चरित्रों के भाषण, वस्त्रों आदि को ये एक स्थानीय रंग भी प्रदान करते हैं. नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट. इट ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट as its main force in the narrative. Difference of opinion among characters gives shape to conflict. It is the conflict that steers the story towards climax. The climax is the peak or turning point in the novel where the story can take any turn. Conflict imparts interest to the novel. If there is no conflict in the novel will be dull and uninteresting. The dull of event take the novel towards resolution. However, resolution does not necessarily mean a resolution of conflict. It can lead the story towards its end without resolving the conflict so as to complete the story. Thus, conflict, climax and resolutions are related to one another. देखिए जो है इसमें कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष, ये भी एक महत्वपूर्ण एलिमेंट्स है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक मुख्य शक्ति होती है. चरित्रों के मध्य क्या होता है, संघर्ष होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके बीच. और कॉन्फ्लिक्ट ही कहानी को क्या करता है, बहुत ही आगे बढ़ा के लेके जाता है. और ये क्या है, एक तरीके का क्लाइमैक्स होता है जहाँ से उपन्यास कहीं भी मोड़ ले सकता है. और यही कॉन्फ्लिक्ट उपन्यास में यानी नॉवेल में क्या करता है, इंटरेस्ट पैदा करता है. यदि कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो हमारा जो उपन्यास होगा वो नीरस और बेकार लगने लगेगा. घटना का मोड़ उपन्यास को रिजोल्यूशन प्रस्ताव की ओर ले जाता है, फिर भी रिजोल्यूशन आवश्यक रूप से किसी संघर्ष का रिजोल्यूशन नहीं होता है. ये क्या है, कॉन्फ्लिक्ट जो है कहानी को बिना संघर्ष का हल्की अंत की ओर ले जाता है ताकि कहानी पूर्ण हो जाए. इस प्रकार कॉन्फ्लिक्ट, रिजोल्यूशन और क्लाइमैक्स सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं. ओके, अब देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट ऑफ व्यू और फिलॉसफी ऑफ लाइफ. इसमें मैंने आपको बता दी कॉन्फ्लिक्ट, क्लाइमैक्स और रिजोल्यूशन क्या है, एक दूसरे से मिले हुए होते हैं. फिर है पॉइंट ऑफ व्यू. इट इज़ द ऑथर्स पर्सपेक्टिव ऑफ स्टोरी नरेशन. ही मे चूज एनी पॉइंट ऑफ व्यू टू नरेट इट. देयर आर टू वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू. दो होते हैं, फर्स्ट होता है द डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड होता है इनडायरेक्ट मेथड.
देखिए डायरेक्ट मेथड क्या है, व्हेन एन ऑथर डायरेक्टली कन्वेज हिज पॉइंट ऑफ व्यू टू द रीडर इट इज कॉल्ड द डायरेक्ट मेथड. ही बिकम्स अ कैरेक्टर इन द नॉवल एंड गिव्स हिज ओपिनियन अबाउट लाइफ एंड द यूनिवर्स. ही अप्रोच टू लाइफ मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव. टू हिम लाइफ मे बी वर्थ लिविंग और मीनिंगलेस, टेल told by an idiot signifying and nothing. Next, indirect method. When the author of a novel remains behind the scene and expresses his views through some character who serves as a mouthpiece, it is called indirect method of giving expression to his philosophy of point of view. Okay. He creates a microcosm of the world and reveals his own view of life. अब हम इनके गुड करेक्टराइजेशन पढ़ लेते हैं. एक करेक्टर शुड बी ट्रू टू नेचर इन हिज रोल्स. द करेक्टर इन ना, इसमें क्या है देखिए, ये जो कैरेक्टर्स होते हैं ये लेखक के सांसारिक अनुभव पर आधारित होता है. यदि लेखक को विभिन्न परिस्थितियों में मनुष्य के व्यवहार का अच्छा ज्ञान होता है तो वो एक तरीके का सजीव चित्रण भी प्रस्तुत कर सकता है. टू कैरेक्टर्स इन अ नॉवल शुड बी रीजनेबल, apt and be gifted with distinctive qualities. The characters in a novel, whether they are male or female, should be living and interesting. यानी उपन्यास के जो चरित्र होते हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, सजीव होने चाहिए, रोचक होने चाहिए, काल्पनिक नहीं होने चाहिए. उनके जो एक्शंस होते हैं, उनके जो भाषण होते हैं, वो व्यक्ति के क्या है मस्तिष्क पर एक अच्छा प्रभाव छोड़ते हैं ताकि उपन्यास समाप्त करने के पश्चात उनको लंबे समय तक याद रखा जा सके. और ये कैरेक्टर्स होते हैं, इनको भूमिका में प्रकृति के अनुरूप सत्य हों. कैरेक्टर के जो उपन्यास के जो कैरेक्टर्स होते हैं विवेकी उपयुक्त होने चाहिए, उन्हें अपनी विशिष्ट विशेषताएं होनी चाहिए और अन्य से उनको दर्शाना चाहिए. ओके. और इसके अदर फैक्ट्स हैं कुछ. सम अदर फैक्टर्स. द एम ऑफ नॉवल इज टू amuse as well as instruct. Hence the novel includes some other elements to make his novel interesting and instructive. Okay.